Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Mind. This is a continuation lecture for ninth standard ICSE students, and the subject is history. We are continuing with chapter number 9, that is the Mughal Empire. This is being presented by Zahir sir. We have already completed the large part of this chapter. Just the last portion is remaining in this chapter. We have completed Mughal administration also. Okay, and today we are going to deal with the society under the Mughals. ठीक है कि मुगल्स के अंदर समाज किन वर्गों में डिवाइडेड था, कैसे वो एक्ट कर रहा था, ठीक है, कैसी समाज व्यवस्था थी, वो सब आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है सबसे पहले द थ्री मेन ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तीन मेन ग्रुप्स थे, राइट। दैट इज द किंग, द नोबल्स एंड द हाई मनसबदार्स, राइट। तो यहां पर क्या है कि ये सब अपर क्लास से बिलोंग करते थे। क्या बिलोंग करते थे? अपर क्लास से। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजा, उसके कुछ नोबल्स और उसके मनसबदार, ये सब अपर क्लास से बिलोंग करते थे। ये सब लग्जूरियस लाइफ जीते थे। ठीक है, आगे lived a life of luxury. The landlords also belonged to this group. The nobles mainly consisted of the Turanis, the Iranis, the Afghans and the Sheikhzadas and a few Rajputs also. ये याद रखिएगा, ये सब कौन है? ये सब मुसलमान है जो उस समय पे कहेंगे मुगल दरबार में रहते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आगे जाके तो नहीं पढ़ा था हमने, शायद 8 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड पढ़ा था। ये लोग आपस में लड़ते भी थे। ठीक है, ठीक है भाई, कौन फेवरेट है किंग का, राइट, ये भी होता था। हाई सैलरीज वर पेड टू देम एंड द लाइफस्टाइल वाज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब एक तरीके से लग्जूरियस ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, राइट, तो लग्जरी वाली लाइफ ये लोग जीते थे। The other group was that of the middle class. It consisted of the traders, the government officers, etc. They led a simple life. The third was the lower class. It consisted of the farmers, the artisans, and the laborers. They were poor people who worked hard to earn their livelihood. ठीक है, तीन हिस्सों में हमने देखा। सबसे पहले जो अपर क्लास है, ठीक है, अपर क्लास में कौन कौन है? तो कहेंगे किंग है, उसके नोबल्स है और कहेंगे मनसबदार है। ठीक है, फिर हमने देखा द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कौन है? ट्रेडर्स, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी मतलब अपना बिजनेस वगैरह करते हैं वो। और थर्ड है लोअर क्लास है, जो कहेंगे कि मजदूर है एक तरीके से, राइट, जो मतलब मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, ठीक है, अपना पैसा कमाते हैं। और उसमें इंक्लूडेड है फार्मर्स, आर्टिसंस एंड लेबरर्स, राइट। तो ये तीन क्लासेस में डिवाइडेड था। अब फूड एंड ड्रेस, देखिए फूड एंड ड्रेस तो क्या है? जो हम सालों से खाते आ रहे हैं वही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया हमें जानने नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा है। इन द मुगल पीरियड पीपल एट राइस, व्हीट ब्रेड, मिल्क, घी, वेजिटेबल्स एज देयर डेली फूड। द मुस्लिम्स एट मीट also, but beef was used very scantily. According to Abul Fazl, the cow is considered as a sacred animal because not only farming and cultivation of land depends on her, but she provides us with milk, ghee, butter, etc. And this makes the substance of life possible. ठीक है, ये अबुल फजल लिखता है। आगे, the Hindus were mostly vegetarian. The food of the poor people consisted of generally of chapatis, khichdi, right, pickles, etc. But the rich used diverse and costly articles of food. Wine and fruit were also an important part of their food. According to Abul Fazl's Ain Akbari, ice was plentiful used in summer those days. The rich made use of it all throughout the year. Some people were addicted to opium eating and bhang. ये सब क्या है? ये सब नशीले पदार्थ है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह जो होता है उसको हम कहते हैं। इन द रेन ऑफ जहांगीर स्मोकिंग हैड बिकम पॉपुलर। वो हुक्का स्मोक करते हैं ना, ठीक है, तो हुक्का वगैरह जो भी है
ओपियम, गांजा, एमडीएमआर, जो भी आप तरह तरह के नशे उस समय पे कहेंगे कि ट्रेंड में थे। तो कोई ज्यादा मतलब यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं, हाँ मतलब यहाँ पर सिर्फ कहा गया है कि जो रिच पीपल है, राइट, वो कहेंगे कि अच्छा खाना खाते थे। ये तो आज भी हम देखते हैं। आज आप गरीब को देख लो और अमीर को देख लो और हम जैसे मिडिल क्लास को देख लो, खाने में फर्क तो आता ही है, राइट। तो उस समय में भी वही फर्क देख रहे थे हम लोग। अब आते हैं अम्यूजमेंट्स। अम्यूजमेंट मतलब टाइम पास की चीजें क्या है। लिखा है इन द मुगल पीरियड द पीपल, द रिच, पुअर could find spare time for amusements. The chief means of amusement among the people in general were chess, playing cards, kite flying, storytelling, pigeon flying, wrestling, dance, and music, etc. Other forms of amusement of the rich and the nobles were hunting, racing, animal fights, painting, dancing, music, like chess, polo, etc. Besides this, they have tried to derive great pleasure from drinking and gambling. ठीक है, तो कुछ नया नहीं है इसमें भी। हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि पिजन फ्लाइंग एक टाइम पास है। यहाँ तो वस्त्राल में तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन मेरे एरिया में जहां मैं रहता हूँ वहां लोग है ना, ये व्हाइट पिजन्स, ठीक है, वो मसक्कली वाला जो आता है ना, मसक्कली, आपने सुना होगा, मसक्कली, मसक्कली, दिल्ली 6 में वो अभिषेक बच्चन का जो मूवी है, ठीक है, राइट। तो वैसा ही कहेंगे कि यहाँ पर भी था। पिजन फ्लाइंग है या रेसलिंग है, काइट फ्लाइंग, प्लेइंग कार्ड्स, चेस, ये सब वहाँ के अम्यूजमेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है कि भाई वहां पर महिलाओं का क्या पोजीशन था मुगल पीरियड में। ओके, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। लिखा है इन द मुगल पीरियड द women held no particular position in the society. They enjoyed no freedom of any kind at all. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मुगल पीरियड में कहीं ना कहीं महिलाओं को इतना ज्यादा आजादी नहीं था। द पर्दा सिस्टम was observed by both Hindus and Muslims. मुस्लिम्स की महिलाएं क्या पहनती है, बुरखा पहनती है। तो हो सकता है कि उस समय पर भी कुछ ऐसा ही कुछ हो, नकाब वगैरह। हिंदूज में भी क्या है, हिंदूज में भी हम देखते हैं घूंघट प्रथा है, ठीक है, पर्दा सिस्टम है। उस समय पे भी ये प्रेवलेंट था। अब आगे, डिवोर्स वाज इन वोग अमंग द मुस्लिम्स एंड बट द लाइफ ऑफ वुमेन वाज रेंडर्ड वेरी मिजरेबल आफ्टर दे वर डिवोर्स्ड। Among Hindus, the custom of child marriage and sati were prevalent, while widow marriage was not in practice in Hindu society. Despite all this, there had been many women like Rani Durgavati, Mirabai, Tarabai, etc. among the Hindus, and Noor Jahan, Mumtaz Mahal, Chand Bibi, Jahanara, Roshanara, etc. among the Muslims, who were advanced enough to obtain a high and respectable position in the सोसाइटी। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो, कोई भी सोसाइटी, मतलब समाज में तो यही दो लोग थे ज्यादा, मेजोरिटी। तो यहाँ पर दोनों ही रिलीजन की जो विमेन्स थी, इनको कोई आजादी नहीं थी। देयर वाज नो नो लाइक फ्रीडम, ठीक है, राइट। लेकिन नोटेबल बात है, जो रिच थे, जो मतलब राजा घराने से बिलोंग करते थे, राजघराने से बिलोंग करते थे, या फिर जो प्रॉस्पेरस कहेंगे कि फैमिलीज थी या समाज था, उसमें कहीं ना कहीं वेमेन को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती, आजादी दी जाती, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कुछ नाम पढ़े, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब आता है इमर्जेंस ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपोजिट कल्चर क्या होता है? कंपोजिट कल्चर वही होता है जो हम देखते हैं भक्ति एंड द सूफी, ये जो मूवमेंट्स है, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, राइट। तो वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, differences between Hindus and Muslims continued to exist, but sultans were intolerant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यहाँ पर हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये दोनों आपस में तो रहते थे, ठीक है, साथ में रहते तो थे, लेकिन जो दिल्ली के सुल्तान थे, ये जो राजा थे, ये हाईली इनटॉलरेंट थे। इनटॉलरेंट का मतलब क्या? मतलब कि कहीं ना कहीं ये लोग दूसरे धर्मों के प्रति,
कि इतना उदार नहीं थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं रखते थे। मतलब हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत हो, चाहे कहेंगे कि मुगल पीरियड के कुछ स्टार्टिंग वाला पीरियड हो, अकबर को छोड़कर, तो क्या देखते हैं यहाँ पर दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत जो है या जो राजा है, ठीक है, वो क्या है, इनटॉलरेंट है दूसरे धर्मों के प्रति। सिर्फ हिंदू के प्रति नहीं, दूसरे कई धर्म थे, जहां पर क्रिश्चियंस भी थे थोड़े बहुत, राइट। तो दूसरे धर्मों के प्रति ये हाईली इनटॉलरेंट थे। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि नेगेटिव चीज वहां पर रहती थी, ठीक है। अब आगे लिखा है, लिखा है in the Mughal period, this mutual differences ended to a great extent. Why? Because of Akbar, right? ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जो mutual differences थे between the Hindus and Muslims because of the Delhi Sultan या दिल्ली सल्तनत, क्या हो रहा था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड था। लेकिन अकबर के आते ही, जैसे ही अकबर अपना रिलीजियस टॉलरेंट वाला पॉलिसी अपनाता है, जहां पर वो हाथ बढ़ाता है दोस्ती का या रिश्ते निभाता है अपने राजपूत काउंटर पार्ट्स के साथ, तो क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं हिंदूज एंड मुस्लिम्स भी, ये जो डिवीजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। If not for a long time, at least during Akbar's reign from 1556 to 1605. The policy of favoritism in making appointments to high offices adopted previously was abandoned altogether. The Hindus and the Muslims moved now shoulder to shoulder in the army and other state offices. The Hindus began to look with due regard at the Muslim peers and tombs, while the latter paid respect to the Hindu saints and ascetics. मतलब हम क्या देखते हैं इन शॉर्ट, यहाँ पर देखते हैं एक तरीके से दोनों ही धर्मों में एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन आता है, चाहे वो मुस्लिम के पीर्स हो या हिंदूज के बाबाज हो, सेंट्स हो, ठीक है, सन्यासी हो, अचाटक जिसको कहते हैं हम लोग, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि रेस्पेक्ट डेवलप हो रहा है, रेस्पेक्ट जनरेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन। मैंने हिंदू स्टडीड अरबिक पर्शियन लैंग्वेजेस। अच्छा, यहां से मुझे याद आया अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस से आप लोगों को मैंने वीडियो भेजा, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि many Hindus studied Arabic, Persian languages and helped a good deal in the production of literature in these languages. Similarly, the Muslims began to read Hindi and Sanskrit, and some of them, such as Rahim Khan-e-Khana, proved to be eminent poets of Hindi. In the same way, the Sanskrit books were translated into the Persian, and those in Persian were translated into Hindi and Sanskrit. As a result of this mutual concord and harmony, and new kind of composite culture began to develop at the foundation of a new nation was laid. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से एक दूसरे के रिलीजियस बुक्स या लैंग्वेजेस, जो एलियन लैंग्वेजेस है या कहेंगे उनके लिए फॉरेन लैंग्वेजेस है, वो डेवलप होती है, ठीक है। चाहे हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स यहाँ पर आके संस्कृत पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर हिंदी पढ़ते हैं। अगर मुगल्स यहाँ आते हैं तो पर्शियन लैंग्वेज को लेकर आते हैं, तो हम लोग यहाँ की पर्शियन लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और बहुत सारी बुक्स को इंटर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, दैट इज द मुगल एम्पायर, ठीक है, ये मुगल एम्पायर वाला पूरा टॉपिक खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज रेनेसांस। क्या है बेटा ये? रेनेसांस, ठीक है, राइट। तो गिव मी अ मोमेंट, आप लोग यहीं रहिएगा, तो मैं तब तक सेट करके नया चैप्टर शुरू करता हूँ, ओके।